संजय क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम दोबारा से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अपना करने जा रहे हैं। पहले तो आप सभी बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सब बच्चों को भी, आप सबको अपनी लाइफ में, देखो हमारा देश तो आज़ाद हो गया, अच्छी बात है सर। हम लोग आज जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं बच्चों। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज आई थिंक 75 ईयर्स हो चुके हैं ना, कितने। तो बेसिकली क्या है बच्चों, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार हमें अपने आप को भी आज़ाद करना है। लाइक क्या हम अभी फ्रीडमली जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं? ठीक है, आज हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिकली देखें तो हम हमारी फैमिली के आज़ाद है। मतलब एक तरीके से मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ फाइनेंशियली फ्रीडम। किस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ बच्चों? फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए बच्चों हमें क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब है अगर मुझे ये चीज़ चाहिए है तो मैं ये चीज़ ले सकूँ। मेरी कोई नीड्स है, मेरी कोई ज़रूरतें हैं या मेरी कोई विश है तो मैं उसको क्या कर सकूँ? बेसिकली पूरा कर सकूँ। तो फाइनेंशियली फ्रीडम आपको कोई नहीं करवाएगा, वो आप ही खाली वो पर्सन हो जो आप मेहनत करके क्या करने वाले हो? अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करो। ठीक है, तो बाकी आप 15 अगस्त सभी बच्चे अपना अच्छे से मनाएं, अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें। और ये है कि थोड़ा बस ये है कि अपने देश के कल्चर का ध्यान रखिए बच्चों। हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि यार हमें खाली अपने अपने बारे में सोचना चाहिए। आजकल का जो यूथ है वो मैंने देखा है अपने फन के लिए वो किसी का मजाक बना लेता है। तो मजाक वहीं तक चलाओ जहाँ तक मैनेजेबल है। आपका यार दोस्त है वहाँ तक चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है हम अपने फन के लिए किसी के भी मजे ले रहे हैं, किसी का भी मजाक कर रहे हैं। वो चीज़ें ठीक नहीं है। एंड रिस्पेक्ट करो हर चीज़ की। आपका टाइम है, टाइम की रिस्पेक्ट करो, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, अपने फ्रेंड्स यार जो भी है। मतलब जब आप किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते। और मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा बच्चों, आगे तो बहुत बड़ी जर्नी है, अभी 11th है 12th है, लेकिन बस आप लोगों को यही करना है कि आप लोग क्लासेस अच्छे से अटेंड कीजिए, घर पे जाके टाइम दीजिए एंड अपना होमवर्क करके लाओ। अगर आप होमवर्क करके लाओगे तो मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ, मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बच्चों आप ऐसे ही मुंह उठा के आ जाओगे हर बार तो पास तुम सारे बच्चे हो जाओगे, पास की टेंशन नहीं है, लेकिन वो नॉलेज भी नहीं बन पाएगी एंड वो आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता है, डेली बेसिस पर हम थोड़ा बहुत कवर करते हैं, उसी के बेसिस पे आपको होमवर्क मिलता है। आपको जो भी काम करना है अपना ईमानदारी से। समझ आ गया सभी बच्चों? तो आप जो चीज़ समझ में ना आए 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, मुझे उसमें 1% भी टेंशन नहीं है कि मैं इरिटेट होऊंगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि यार तूने पहले पूछ लिया अब क्यों पूछ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बस एक ही चीज़ पे गुस्सा आता है या दिमाग खराब होता है या मुझे वो बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं जो होमवर्क वगैरह नहीं करते, अपने एफर्ट्स डालते नहीं। अब तुम अपने एफर्ट्स डालोगे नहीं तो फिर मेरे से क्या ही पूछोगे? बात आ गई? समझ नहीं आ गई? अभी तुम लोगों ने जवाब दिया, अच्छा लगा कि जो भी तुम्हें आता है तुमने सही भी जवाब दिए, गलत भी दिए, लेकिन अगर तुम घर से पढ़कर आओगे तो तुम्हारे 90% जवाब क्या मिलने वाले हैं? सही मिलने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। कौन सा टर्म स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम देखते हैं, चलो सर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने एसेट्स कवर कर लिया है, कैपिटल भी कवर कर लिया है, लायबिलिटीज को भी कवर किया था, एक्सपेंसेस लॉसेस देख लेते हैं। चलो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ और उसी हिसाब से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर एक होता है गुड्स और एक होता है सर्विसेज। तो मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम गुड्स समझेंगे, सर्विसेज समझेंगे। गुड्स की जब हम गुड्स की डिस्कशन करेंगे तो बेसिकली हम तीन चीजों को डिस्कशन और कर लेंगे, एक रॉ मटेरियल की, एक डब्ल्यूआईपी की और एक हम फिनिश गुड्स की। रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स, इनकी भी हम क्या कर लेंगे बच्चों? डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम एक डिस्कशन करेंगे बिजनेस की, व्हाट इज बिजनेस। और बिजनेस की डिस्कशन करने के बाद एक ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, टाइप ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है और सर्विस बिजनेस क्या होता है। बेसिकली अगर हम इन सब की डिस्कशन करते हैं तो हमारी काफी हद तक अच्छी नॉलेज बन जाएगी। मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, बट ये सारी चीजें आपको कॉपी कहाँ से करनी है? नोट से। कहाँ से कॉपी करनी है? नोट से। किताब से कॉपी मत करना, किताब में थोड़ी अलग लैंग्वेज होगी। नोट से करोगे, मैंने पॉइंट वाइज बनाया हुआ है, उसको कॉपी कर लेना। हो सकता है जो बच्चे लेट आए हैं मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूं, बट मैं आपको बता दूं कॉपी कराने का एक यही पर्पस रहता है कि आप अपने हाथ से लिखो। जब आप अपने हाथ से चीजें लिखते हो तो आपका दिमाग और ज्यादा एक्सेप्ट करता है। किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर हम और आलसी हो जाते हैं। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए तो फिर आप और ज्यादा आलसी हो जाओगे। बात आ रही है? समझ नहीं आ रही?
मैं खुद आप लोगों से चाहता हूँ कि आप चैप्टर 2 जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के हर एक टर्म आपके हाथ से एक बार क्या हो लिखा गया, समझ आ गया बच्चों। तो इसीलिए मैं जानबूझकर आपको जो है फोटोस्टेट प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ बच्चों, वरना फोटोस्टेट में कुछ ज्यादा पैसा नहीं खर्च हो जाएगा कि सर ये पैसे वाली बात है, बट आपके हाथ से लिखवाना जरूरी है, ठीक है बच्चों। जी सर, तो हम इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, फिर गुड्स में रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी और ये सब की डिस्कशन कर लेंगे, फिर बिजनेस, फिर गुड्स से रिलेटेड टर्म्स की डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो ये टर्म आप लोगों ने बड़ा जनरली सुना होगा, गुड्स। सर्विसेज तो सब बच्चों ने सुना होगा। गुड्स बेसिकली फिजिकल आइटम्स होते हैं ऑफ अ बिजनेस, या फिर गुड्स बेसिकली वो आइटम्स हैं इन व्हिच अ बिजनेस डील्स। गुड्स बेसिकली वो टेंजिबल है, व्हाट इज टेंजिबल आइटम, व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन। जिस चीज का हमारा व्यापार है, जिस चीज का हमारा क्या है व्यापार है, जो हमारा काम धंधा है बच्चों का, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। यानी कि जिन आइटम्स में मैं डील कर रहा हूँ, जिस आइटम्स में मैं क्या कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। अब मेरा बिजनेस अगर टी शर्ट्स बेचने का है तो टी शर्ट्स मेरे लिए गुड्स है। मेरा बिजनेस अगर आइसक्रीम बेचने का है तो आइसक्रीम मेरे लिए क्या है, गुड्स है। मेरा बिजनेस अगर ये स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी शॉप में पेन, पेंसिल, रजिस्टर, ये सब मेरे लिए क्या है, गुड्स है। बात आ गई समझ नहीं? तो गुड्स को मैं अगर बताना चाहूँ तो आपको गुड्स को क्या ध्यान रखना है, गुड्स बेसिकली फिजिकल आइटम्स होते हैं इन व्हिच, जिसके अंदर आप बिजनेस, जिसके अंदर एक बिजनेस क्या करता है, डील करता है। गुड्स वेरी करते हैं फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, गुड्स वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। इस चीज का क्या मतलब है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करने का मतलब, वेरी का मतलब होना डिफरेंट होना। देखो बच्चों, पंकज एंड पवन की दुकान आप सबने देखी है, जी सर, तो वो डील कर रहा है किस चीज में, डील कर रहा है रेडीमेड गारमेंट्स में, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, सूट्स वगैरह, ब्लेजर, सब कुछ वो सब उसके लिए गुड्स हैं। लेकिन मान लीजिए उसके सामने कोई मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल शॉप वाले के गुड्स क्या है सर, लीड, ईयरबड्स और क्या बोलते हैं मोबाइल, चार्जर्स, हेडफोन, समझ में आ गई बात। तो गुड्स वेरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस, जिस हिसाब से आपका बिजनेस होगा उसी हिसाब से आपके क्या होंगे, समझ में आ गया। तो गुड्स ध्यान रखना टेंजिबल होते हैं, व्हाट इज टेंजिबल, व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन, ठीक है बच्चों। जी सर, तो एग्जांपल के तौर पर अगर सेमी स्टेशनरी की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, सेमी स्टेशनरी, तो इसके लिए गुड्स क्या है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। सेमी स्टेशनरी के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, बॉक्स, ये सब क्या है, उसके लिए गुड्स है। अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, विशाल मेगा मार्ट की, तो विशाल मेगा मार्ट के लिए गुड्स क्या है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। विशाल मेगा मार्ट के लिए आप सब बच्चों ने विशाल मेगा मार्ट देखा है, जी सर, तो अपनी इमेजिनेशन तुरंत ले आए करो बच्चों। जब तक आपकी इमेजिनेशन पिक्चर में नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं है, तो पढ़ाई मुश्किल ही चलती रहेगी बच्चों का। सर विशाल मेगा मार्ट के लिए गुड्स क्या हो सकते हैं, जो भी आपको आइटम दिख रहा है बोलो, क्लोथ्स, क्लोथ्स हैं, और बताइए सर ग्रोसरी का आइटम आप क्या है, और स्टेशनरी के भी सारे सामान वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है सर, बहुत सारी चीजें रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी वहां पर मिल जाते हैं, वो सब क्या है, उनके लिए क्या है, गुड्स है। गुड्स बेसिकली क्या है, ठीक है सर, वो सभी आइटम जिसके अंदर एक बिजनेस क्या करता है बच्चों का, डील करता है। गुड्स वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेलर। जो पर्सन गुड्स बेच रहा है, जो पर्सन क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलर, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेलर। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हो, कैन बी, ठीक है जी, यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेलर। चलो जी, अब हम चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज कौन से नेचर की होगी, जल्दी से बताइए। सर्विसेज टेंजिबल नेचर की होगी या इंटेंजिबल नेचर? सर्विसेज होती है मेरे प्यारे बच्चों इंटेंजिबल नेचर। व्हाट इज इंटेंजिबल नेचर? व्हिच कैन नॉट बी टच, व्हिच कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते और छू नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? सर्विसेज बच्चों आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। सर्विस में दो बंदे रहते हैं, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है सर्विस रिसीवर। तो यहाँ पर संजय सर आपको क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो संजय सर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज
and the students are receiving the services. संजय सर क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक अनुभव मिल रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है तभी आप सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में भी आए हो। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सर सर्विस से हमें अनुभव मिलता है, बट सर्विसेज कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन। आप सर्विसेज को देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते। सर्विसेज कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। क्या आप इसे मेरे से अलग कर सकते हो? नो। मैंने आपको पढ़ाया, इन बच्चों को पढ़ाया, इससे पहले 13 सालों से पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों, बताओ। तो हर बार मैंने क्या करा बच्चों, बताओ, इसी तरीके की क्या करी है, सर्विसेज दी। तो एक लॉयर अपनी सर्विसेज देता है, डॉक्टर देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है, बार्बर दे रहा है, ये सब अपनी क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विसेज कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। तो सर्विसेज कैन नेवर बी, आज को सीधा लिख दो ना, कैन नेवर बी सेपरेटेड, कैन नेवर बी सेपरेटेड। इससे हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस आपको एक्सपीरियंस देती है, एक्सपीरियंस कैन बी गुड और एक्सपीरियंस कैन बी बैड। ऐसा नहीं आपको अच्छा ही लगेगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कई बार वहां जाके आप खाना खाते हो, बहुत अच्छा लगता है, आप नेक्स्ट टाइम नहीं जाने की मतलब सोचते हो। कई बार जाते हो यार मजा नहीं आया, बिल्कुल बेकार था, पैसा वेस्ट हो गया। तो वही सर्विस जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, इट कैन बी गुड एंड इट कैन बी बैड। इट डिपेंड्स ऑन बच्चों सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑन सर्विस रिसीवर की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। अब देखो आप जिस हिसाब से पैसे देते हो उसी हिसाब से आपको सर्विसेज मिलती है। अब आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करो सर एसी चला दिए जाए, भाई एक बार बताओ अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एसी में पढ़ाऊंगा तो मेरे पास बचेगा ही क्या? बात आ रही, समझ नहीं आ रही? तो हम जिस हिसाब से पे करते हैं उसी हिसाब से हमें क्या मिलती है, सर्विसेज मिलती है। अब हम अगर हमारा लेवल है 100 रुपए की चीज देने का, तो भाई हम उसी तरीके के रेस्टोरेंट में तो जाएंगे, अब किसी 5 स्टार में जाके थोड़ी बैठेंगे। बोलो बच्चों, अब 5 स्टार की सर्विसेज को हम नॉर्मल सर्विसेज से कंपेयर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंपैरिजन हमेशा किस में होना चाहिए, सेम लेवल। कंपैरिजन के लिए बेस क्या होना चाहिए, सेम। अब मैं तुम्हारी कंपैरिजन किसी 11th क्लास के बच्चे से करूं तो चलता है, बट मैं तुम्हारी कंपैरिजन किसी 12th क्लास के बच्चे से करूं या अपने से करूं तो सर ये तो बहुत गलत है ना। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? तो बच्चों आप ऐसा भी नहीं कि यार वहां बहुत सर्विसेज अच्छी मिल रही है तो हो सकता है वहां पर प्राइस क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, या कहीं पर सर्विसेज बहुत बेकार मिल रही है, हो सकता है प्राइस बहुत ही कम चल रहा हो। तो आपको यहाँ सर्विसेज समझना है। सर्विसेज एक पर्सन प्रोवाइड कराता है किसी अनदर पर्सन को, और सर्विसेज में आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है। और सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन। सर्विसेज को हम खाली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे आप साइबर कैफे पे चले गए तो साइबर कैफे वाला इट इज नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स टू यू, वो आपको कोई सामान नहीं दे रहा है, बट इट इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। आपको टिकट बुक करानी है, उसने टिकट बुक कर दी, उसने अपने बुक करने के आपसे पैसे ले लिए। समझ आ गया नहीं आ गया? बोलो बच्चों। अब अच्छा बुरा कैसे लगना ये डिपेंड करता है उसने किस तरीके से आपसे। ठीक है बच्चों, तो ये जितनी भी टिकट एजेंसी है, कमीशंस वगैरह ले रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है, बैंक्स वाले क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज। ठीक है बच्चों, सर्विसेज समझ में आ गया? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। रॉ मटेरियल क्या होता है, गुड्स से कनेक्टेड। रॉ मटेरियल क्या है, डब्ल्यूआईपी क्या है, और फिनिश प्रोडक्ट क्या है। फिनिश गुड्स भी बोल सकते हो और फिनिश प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दूं तो संजय क्लासेस अपनी सर्विसेज दे रहा है, संजय क्लासेस इज नॉट सेलिंग यू एनीथिंग। विशाल मेगा मार्ट का और लॉयर अपनी क्या करता है, सर्विसेज देता है। डॉक्टर अपनी क्या करता है, सर्विसेज देता है। बार्बर अपनी क्या करता है, सर्विसेज। बैंक अपनी क्या करता है, सर्विसेज। आप किसी प्राइवेट बैंक में जाओगे, एचडीएफसी में जाओगे, अच्छा फील होगा, वहाँ पर भीड़ कम मिलेगी तो सर आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। लेकिन आप किसी पब्लिक बैंक में जाओगे, वहाँ क्या हो, भीड़ बहुत मिलेगी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं है। ठीक है, प्राइवेट बैंक में जिस अब अलग अलग टाइप के कस्टमर है, नॉर्मल है, प्रीमियम है, क्या है। अब तुम खुद सोच लो ना, प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम बैंक बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन रखना होता है। आपको एचडीएफसी में कितना अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है, 10,000। और पब्लिक है जैसे पीएनबी वगैरह है, एसबीआई है, इनमें 1,000 रुपए से काम चल जाता है। अब आप देख रहे हो ना, मेरा 10,000 रुपीज किसने ब्लॉक कर रखा है, एचडीएफसी। और प्राइवेट जो है पीएनबी में कितने कब ब्लॉक किए थे, खाली 1,000। तो आगे वहां तो सर्विसेज ऑटोमेटिकली क्या मिलनी है, अच्छी मिलनी है। बात आगे समझ लीजिए। और उन तो 10 तो बिल्कुल नॉर्मल वाला है, 25,000 वाला लोगे आप तो क्या होगा, आप प्रीमियम कस्टमर माने जाओगे। आप जाओगे, आपसे चाय पानी तक की भी पूछी जाएगी, आपके काम घर पे आके भी करे जा सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चों।
तो वही है कि हमें फ्यूचर में अगर सारी सर्विसेज का बेनिफिट चाहिए, एक लग्जरी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी। बात आ गई, समझ नहीं आई? बट सर्विसेज कैन नेवर बी सेपरेट। अब जब डिस्कशन कर रहे थे हम यहाँ पर, तो सर आप तीन चीजों समझा दीजिए, रॉ मटेरियल क्या है, WIP क्या है, फिनिश प्रोडक्ट क्या है। तो रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है जिस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, जैसे कि मेरा काम है टी-शर्ट्स बनाने का, तो मैं फैब्रिक लेकर आया हूँ जिस पर अभी कोई प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं हुई है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रॉ मटेरियल। एंड फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, विच इज रेडी फॉर सेल, जो बिकने के लिए तैयार है, कस्टमर आया, उठाया सामान, ले भाई सामान ले सकते, विच इज रेडी फॉर सेल, जिसमें कुछ अब काम नहीं होना, जो एक कंप्लीटली कंप्लीट है। बात आ गई समझ? उसको हम क्या बोल देते हैं, फिनिश प्रोडक्ट। और इसके बीच में आता है, इसके बीच में क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे बताइए, क्या आपने ये वर्क इन प्रोग्रेस कभी सुना है? क्या ये वर्ड कभी सुना है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस? बताइए क्या होता है। हाँ ठीक है, आप बताइए बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, कार्य प्रगति, बिल्कुल सही है। क्या मतलब है इसका? काम चल रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखो कुछ कुछ वर्ड्स आपने सुने हैं सर, ये ना वर्क इन प्रोग्रेस का हम रोड पे बहुत लगे हुए देखे हैं। पीले कलर का रहता है और उस पे काले कलर से लिख देते हैं, पीले कलर का बोर्ड रहता है सो दैट दिखे, हाईलाइट होए, और ब्लैक कलर से लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब क्या है, कार्य प्रगति पर है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ परसेंटेज काम हो चुका है और कुछ परसेंटेज काम होना बाकी है। बेटा ऐसा नहीं कि आधा हो गया और आधा बाकी है, ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज हो गया है, कुछ परसेंटेज बाकी है। हो सकता है कि 60% हो गया हो, 40% बाकी हो सकता है कि 40% हो गया हो, परसेंटेज फिक्स नहीं है। बाकी आपका कहने का मतलब वही था कि उस बच्चे का भी कि जिस पे कुछ परसेंटेज काम हो चुका है और कुछ परसेंटेज काम अभी होना। बात आगे समझ नहीं है, जवाब दो बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। तो जो मेरी टी-शर्ट्स है, जो मेरे पास टी-शर्ट्स बनाने के लिए जो मेरे पास कच्चा माल है, ध्यान से समझना सारे बच्चे, जो क्या है बच्चों का कच्चा माल। कच्चा माल क्या है मेरा, फैब्रिक है। क्या है बच्चों का, फैब्रिक। चलो मुझे बिस्किट्स बनाने हैं, मेरे बिस्किट्स बनाने का काम है, मेरी इंडस्ट्री है बिस्किट्स बनाने की। तो बच्चों वहां पर मेरे को फ्लोर, आटा चाहिए, मैदा चाहिए, बताओ आटा, मैदा, चीनी और काजू, किशमिश बनाने, ये सारे के सारे मेरे लिए रॉ मटेरियल है। ये सारे मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। अब मैं इसकी प्रोसेसिंग करता हूँ, इसकी मिक्सिंग करता हूँ, और फिर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो फिर बनाया जाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, जो बिस्किट्स आप जो डेली खाते हो, गुड डे खा लेते हो, पार्ले जी खा लेते हो, आपको जो पैकेट में बना हुआ तैयार मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनिश प्रोडक्ट। समझ में आ गया चलो? तो फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, जो रेडी फॉर सेल है, which is ready for sale, जो हमारा बिकने के लिए प्यारे बच्चों तैयार है। बट इज वर्क इन प्रोग्रेस। बताओ सारे बच्चे, वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर सम परसेंटेज, यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ वर्क, सम परसेंटेज ऑफ वर्क इज डन एंड सम परसेंटेज ऑफ वर्क, सम परसेंटेज इज येट टू बी डन। येट टू बी डन का मतलब क्या होता है, बताओ, और ना तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद रहेगा, और ये एग्जांपल समझने के लिए आपके घर की रसोई के एग्जांपल देता हूँ। आप सबने देखा हुआ है, घर पे रसोई है, जब हमें खाना बनाना होता है, रोटियां बनानी होती हैं, तो रोटी बनाने के लिए एक बर्तन रहता है। मान लेते हैं ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आटा रखा रहता है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, इस तरीके से। तो ये जो सफेद वाला आटा है, ये जो सफेद आटा है, दिस इज रॉ मटेरियल। कौन सा वाला आटा है, सफेद। रोटियां बनाई है सब बच्चों ने, आए ना बताओ, प्रोसेस देखा तो होगा, प्रोसेस कैसे बनाते हैं, मम्मी कैसे बनाती है। तो वो जो बर्तन में से आटा ले रही है, फिर उसको छानते हैं, और फिर छान के परात में रख के जो भी करते हैं। तो बच्चों ये जो आटा रखा हुआ ना, दिस इज रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस रहता है। इसके बाद एक आपकी परात टाइप का कुछ सिस्टम रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये आटा भी डाल दिया, आटा डाल के हम इसके अंदर पानी मिला देते हैं और उसको हाथ से गूंथते हैं। क्या करते हैं, हाथ से गूंथते हैं। जवाब दो भाई। तो यहाँ पर जो निकल कर आता है ना, जैसे गूंदा हुआ आटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, गूंदा हुआ आटा। बताओ ये क्या है, जल्दी से बताओ, क्या ये फिनिश प्रोडक्ट है? कैसी बात कर रहे हैं, इसे कोई खरीदता थोड़ी है। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आ गया? व्हाट इज फिनिश प्रोडक्ट? बताओ। जो आपके पास रोटियां बन गई हैं, बताओ सारे बच्चे। हाँ, जो सीखी हुई रोटियां, जो विच इज रेडी फॉर इट, जो खाने के लिए तैयार है, रोटियां, जो हमारे पास रोटियां, उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, फिनिश। समझ में आ गया? आप छोटा सा एग्जांपल देखो ना, कई बार आटा ज्यादा गूंद जाता है, तो
तो मम्मी क्या करती है, उसको फ्रिज में रख देती है। बोलो हाँ है ना, कहते हैं चलो सुबह पराठे बना देंगे, बच्चे खा लेंगे, उसको फेंक थोड़ी देते हैं। बोलो बच्चों, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस का काम कर रहा है। उसी तरीके से आपने देखना है, ध्यान रखना सही बच्चे, उसी तरीके से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम भी एक एक साल की अकाउंटिंग करते हैं। जैसे अभी हमारा ये वाला सेशन शुरू हुआ है 1 अप्रैल 21 में, और ये सेशन क्लोज कब होगा, 31 मार्च 22 में। 1 अप्रैल 21 में शुरू हुआ है, क्लोज कब होगा ये 31 मार्च 22 में। तो बेसिकली क्या है, अब 31 मार्च 22 को मेरी फैक्ट्री के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सारी टी शर्ट्स पूरी बन गई हो। बोले यार प्रैक्टिकली समझो ना भाई, ठीक है ये रेगुलर काम चलता रहता है, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता रहता है, प्रोसेसिंग होती रहती है, टी शर्ट बनती रहती है। तो ऐसा तो कोई डंडा होता नहीं कि 31 मार्च तक सारा सब कुछ बना दो, प्रैक्टिकली चीजें ऐसे होती भी नहीं। तो हो सकता है फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी पड़ा हो, यानी कि फैब्रिक पड़ा हो जिस पर कोई भी कटिंग नहीं हुई हो, कोई स्टिचिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, बस खाली कपड़ा पड़ा हुआ है। और बिस्किट का काम लोगे तो ये सारा सामान पड़ा हुआ है, वैसे आटा, चीनी और ये मैदा, काजू जो कुछ है, ये क्या प्रोसेस है। और हो सकता है 31 मार्च को कुछ फैक्ट्री में वो सामान पड़ा हो जो कटा हो, टी शर्ट्स बनानी है मुझे, टी शर्ट्स बनाने के लिए फैब्रिक को क्या करा, काटा, तो कटी हुई टी शर्ट जो पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, कटी हुई टी शर्ट हो सकता है पड़ी होंगी, उसको हम क्या बोल देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। और हो सकता है मेरे स्टोर में क्या भी पड़ा हो, बच्चे बताओ, टी शर्ट तैयार रेडीमेड जो बनकर पूरी फाइनल है, तो भाई बना दी है तो सेल मेरे हाथ में थोड़ी है, कस्टमर आएगा तब भी कहेंगे। समझ में आ गया। तो हमारे बिजनेस में तीनों तरीके का सामान पड़ा रह सकता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रॉ मटेरियल बोल दिया, WIP बोल दिया और फिनिश प्रोडक्ट। दूसरा अब आप अपने एग्जांपल से ले लो। तो अपने एग्जांपल से मेरे प्यारे बच्चों, मेरी फैक्ट्री के अंदर फैब्रिक पड़ा हुआ है जिस पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, 31 मार्च 22 को मान लीजिए, और मेरे पास कटा हुआ कपड़ा पड़ा है, ठीक है, कटा हुआ कपड़ा जिससे स्टिचिंग बाकी है, या फिर टी शर्ट्स वगैरह, और जो फाइनल प्रोडक्ट क्या है जिसको हमारी टी शर्ट्स बनकर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस लेक्चर में हमने समझा गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, और साथ में हम लोगों ने देखा गुड्स हो गया क्लियर, सर्विसेज भी क्लियर हो गया, रॉ मटेरियल क्लियर हुआ, WIP क्लियर हुआ, फिनिश प्रोडक्ट्स भी हमारा क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे आगे बिजनेस क्या होता है और ये सब की चर्चा करेंगे। पहले आप इसको कर दीजिए। चलो जी बच्चों, थोड़ा बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज बिजनेस? तो बिजनेस गुड्स और सर्विसेज से ही डील करेगा, तो बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बिजनेस एक प्लेटफॉर्म होता है, बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें गुड्स और सर्विसेज, या बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें गुड्स का सेल होता है और परचेज होता है, और सर्विसेज क्या करी जाती है, प्रोवाइड करी जाती है। बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें गुड्स की क्या होती है, सेल होती है, परचेज होती है, सर्विसेज को क्या करा जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। कौन से बेसिस पर? ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाने वाला काम, धंधा जिसमें सामान बेचा जाए या फिर सर्विसेज दी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ मैं, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो बेसिकली अब बाहर आप देख लीजिए, विशाल मेगा मार्ट है, सैनी स्टेशनरी है, या बाहर जय श्री रेस्टोरेंट है, किसी भी बिजनेस को देख लीजिए, उनका पर्पस क्या है, रेगुलर बेसिस पर सामान देखना होगा या फिर सर्विसेज को क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। और क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाने वाला काम या धंधा जिसमें सामान बेचा जाए, सर्विसेज दी जाए, जिसमें एक्सचेंज होता है। देखो गुड्स हमेशा क्या होता है, सेल होते हैं, और सर्विसेज हमेशा क्या करी जाती है, प्रोवाइड करी जाती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस बोलते हैं। अब बिजनेस हमारे पास 3 तरीके का है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बिजनेस हमारे पास 3 तरीके का है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है, और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और एक कौन सा बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है। तो टीबी का मतलब है ट्रेडिंग बिजनेस, टीबी का मतलब क्या है, पर ट्रेडिंग बिजनेस। और एक बिजनेस कौन सा है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और एक बिजनेस हमारे पास कौन सा बिजनेस है, सर्विस बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस।
ट्रेडिंग बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, हमने कहीं से सामान उठाया और वो सामान ऐसा कैसे आगे बेच दिया। हमने सामान उठाया और जैसा सामान उठाया वैसा का वैसे आगे सेल करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर जहां से भी स्टूडेंट खरीद कर लाया है, स्टेशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसने बनाया नहीं है, उसने ये मार्कर क्या करा है, खरीदे है। मान लीजिए मैंने कहीं से टी शर्ट्स खरीदी है, रेडीमेड गारमेंट, तो उसने क्या कर रखा है, इसको क्या करा है, कहीं से बाय करा है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, सॉरी ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, हम जैसा सामान खरीदते हैं वैसा का वैसे ही आगे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। बस खाली हम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आपको अपने आसपास जो दुकानें दिखाई देती है, शॉप दिखाई दे रही है, क्या जो बिजनेस है, ज्यादातर आपको कौन से बिजनेस दिखाई देते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। कौन से बिजनेस, ट्रेडिंग। बट इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बताओ सारे बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, बेसिकली जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि यार हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम कोई चीज बना रहे हैं। मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिनिश प्रोडक्ट में। तो रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और फिर आगे क्या करा जा रहा है, सेल करा जा रहा है। तो इस तरीके के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, लिबर्टी का एग्जांपल ले लीजिए, शूज वगैरह बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो जो बनाने का काम करेंगे, इनपुट कुछ होगा, आउटपुट कुछ होगा। जहाँ पर इनपुट कुछ है, आउटपुट कुछ है, तो इस वाले बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बताओ सारे बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग। एंड व्हाट इज सर्विस बिजनेस, जहाँ पर कोई सामान बेचा ही नहीं जाता है, जहाँ पर क्या करी जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। लाइक व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, आई एम नॉट सेलिंग यू एनीथिंग, आई एम नॉट सेलिंग यू। समझ में आ रहा है। मेरा जो मेन बिजनेस है, मेरा जो कोर एक्टिविटीज है, तो मेरी किस चीज की बच्चों, बताओ, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, इन सब को ध्यान रखना। बिजनेस के लिए आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी। प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर गुड्स को बेचा जाता है, सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए, बाकी हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे। अब आपके घर में फ्रिज है, आपने उसको सेल कर दिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, क्या वो एक बिजनेस बन जाएगा? नो, क्योंकि वो आप जो काम कर रहे हो वो एक रेगुलर बेसिस पर नहीं। हमारे लिए अकाउंट्स में इतना काफी है, बाकी जब हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं तो और काफी सारी बातें हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? जी सर। अब मैं आपको गुड से रिलेटेड कुछ टर्म समझाने जा रहा हूँ, तो आप जल्दी से इसको भी कर लीजिए। चलो जी बच्चों, समझ में आ गया? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बातों बातों में हमने काफी सारे टर्म्स अपने डिस्कस कर लिए हैं, काफी सारी चीज हम लोगों ने सीख ली है। अब बच्चों, अब हम डिस्कशन करेंगे, ध्यान से देखो सभी बच्चे। गुड्स से कनेक्टेड कुछ टर्म्स है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, और ध्यान से समझ लेना, आप थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं और चीजों को पकड़ते हैं। गुड्स से कनेक्टेड टर्म्स है हमारे पास, हम बोल देते हैं टर्म्स कनेक्टेड विद गुड्स, या टर्म्स रिलेटेड विद गुड्स भी आप बोल सकते हो। तो गुड्स से कनेक्टेड जो कुछ टर्म्स है हमारे पास, उसको हम क्या क्या नाम देंगे? हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। एक है परचेजेस, एक कौन सा टर्म है बच्चों? परचेजेस। और परचेजेस होता है, फिर परचेज रिटर्न होता है। ठीक है जी? जी सर। एक आपको सेल मिल जाएगा, सेल्स रिटर्न मिल जाएगा। सेल्स दो तरीके की है, परचेजेस भी दो तरीके की है। तो यहाँ पर हमारे को क्रेडिटर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर हमारे को मिल जाएंगे डेटर्स। कौन से वर्ड मिल जाएंगे? डेटर्स। फिर डेटर्स से कनेक्टेड कुछ टर्म्स आएंगे। डेटर्स से कनेक्टेड कौन कौन सा टर्म आएगा? एक सोलवेंट आएगा, एक इंसॉल्वेंट आएगा, एक बैड डेट्स आएगा और एक आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। तो सर क्या आप हमें ये सब लिखवाने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ लिखवाऊं ना तो ज्यादा बेटर, किताब से नोट से कर दें, समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जब हम परचेजेस की बात करते हैं तो व्हाट इज परचेजेस? मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मैं एक बिजनेस हूँ, तो बिजनेस, मान लीजिए मेरा बिजनेस है टी शर्ट्स बेचने का, तो टी शर्ट्स मेरे लिए गुड्स है। टी शर्ट्स मेरे लिए क्या है? गुड्स है। तो जब कभी भी मैं टी शर्ट्स परचेज करूंगा, whenever goods are purchased, whenever goods are purchased, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेज।
तो परचेजेस एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम अकाउंट्स में यूज करते हैं टू परचेज द गुड्स। परचेज खरीदना भी होता है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, या जो इंग्लिश का टर्म पढ़ा है वो ठीक है, परचेज का मतलब खरीदना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन परचेज एक अकाउंटिंग टर्म भी है। परचेज क्या है? एक अकाउंटिंग टर्म है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, व्हिच इज यूज्ड टू परचेज द गुड्स। गेट बंद कर। Whenever goods are purchased, ध्यान रखना, जब कभी भी हम गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं, whenever goods are purchased, हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेजेस। ठीक है बच्चों, तो अकाउंट्स में अगर कभी भी परचेजेस आ गया, अकाउंट्स में अगर कभी भी परचेजेस अकाउंट आ गया, तो अगर मैं बोलूं तो परचेजेस एक टर्म है जो हम यूज करेंगे, जिसको हम यूज करेंगे अकाउंट्स में, किस लिए यूज करेंगे? टू परचेज गुड्स। तो जब कभी भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? हम अपना परचेजेस। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो इंग्लिश वाला परचेज भी होता है, बट ये भी है। परचेज मेरे पास दो तरीके का है, एक है मेरे पास कैश परचेजेस और एक है मेरे पास क्रेडिट परचेजेस। एक है मेरे पास कैश परचेजेस और एक है क्रेडिट परचेज। व्हाट इज कैश परचेजेस? मैंने सामान खरीदा, ध्यान से समझो, मैंने सामान खरीदा, ऑन द स्पॉट पेमेंट मारी, ऑन द स्पॉट मैंने ले भाई पैसे दो, विद इन टाइम पेमेंट मारी। वो बंदा कह रहा है 2 दिन में पैसे दे दियो, तो 2 दिन के अंदर, मतलब विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम था परचेज का उसके अंदर मैंने पेमेंट मार दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश परचेज। व्हाट इज क्रेडिट परचेज? बताओ, मैंने सामान खरीदा, मैं बिजनेस हूं, मैंने किसी से सामान खरीदा और मैं उसको पेमेंट बाद में करूंगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, पेमेंट विल बी मेड ऑन अ लेटर डेट। पेमेंट कब करी जाएगी? लेटर डेट पर। उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज। समझ में आ गया बच्चों? तो क्रेडिट का मतलब उधार खरीदारी, क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार खरीदारी। समझ आ गया नहीं आ गया? तो कैश परचेज का मतलब नकद खरीदारी है और क्रेडिट परचेज का मतलब क्या है? उधार खरीदारी। अच्छा, ऐसा करता हूं, सेल्स वगैरह को चलो कोई नहीं बना देता, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बताओ बच्चों, जितने भी मैंने आपको समझाया है ये आप घर पे जाके पढ़ लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सारी चीजें आपको सेम टू सेम याद हो जाएंगी। डोंट वरी बच्चों, ठीक है सर? तो ये क्रेडिट परचेज क्या होगा हमारे पास? उधार खरीदारी, हमने सामान उधार खरीदा। ठीक है सर? अब इसी से रिलेटेड क्रेडिटर्स होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है? जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। हम का मतलब क्या है? बिजनेस। जिनसे हम उधार सामान लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बेसिकली वो लोग हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। मैं बिजनेस हूं, मैंने कहीं से सामान खरीदा, मैं बिजनेस हूं, मैंने कहीं से सामान खरीदा, मैंने बोला भाई पैसे बाद में दूंगा, तो वो लोग जिनसे उधार सामान खरीदा है, जैसे यहाँ पर है, मान लो यहाँ 10 लोगों में उधार सामान खरीद रहा हूँ, तो वो लोग मेरे क्रेडिटर्स हैं। मेरे सर पे कर्जा है, मैं जानबूझकर ऐसे बॉडी लैंग्वेज से समझा रहा हूँ कि मैंने किसी से सामान लिया है, तो वो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर कौन बैठा होता है? जिनको हमने पैसे देने हैं, जिनसे हमने लोन ले रखा है। यहाँ पे लोन नहीं लिया, हमने उनसे उधार सामान ले लिया या उधार सर्विसेज ले ली मान लो, तो वो मेरे सर पे क्या है? कर्जा, लायबिलिटीज मैंने समझाया। वो बात अलग है, अभी मैंने लायबिलिटीज के टाइप नहीं समझाया, तो ये हमारा छोटा कर्जा होता है, करंट लायबिलिटीज होती है, जिसको हमें विदिन 12 मंथ्स के अंदर क्या करना होता है? पे करना होता है। ठीक है बच्चों? तो क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार सामान या फिर सर्विसेज भी ले सकते हो लेते हैं, ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। हमारी कौन सी लायबिलिटीज है? छोटा कर्जा 1 साल के अंदर वापस करना पड़ता है। ध्यान रखना, इसको विदिन 12 मंथ्स के अंदर मुझे इसको वापस करना पड़ता है। व्हाट इज परचेज रिटर्न? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। नाम पे चले जाओ ना भाई, नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। मैंने किसी से सामान खरीदा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, खरीदा हुआ माल वापस करना, खरीदा हुआ माल वापस करना। सर क्यों वापस कर रहे हो? रीजन नहीं है एनीथिंग, डिफेक्टिव गुड्स। अभी आपके सामने एक एग्जांपल था, देखो ये आपके इसको मैं डिफेक्टिव बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो यार अभी तुम्हारे सामने मैंने मार्कर मंगाया, मार्कर मंगाने के बाद मैं इसको चला रहा हूँ, ये चला नहीं, तो मैंने कहा अब मैं अगर लेकर मैं हो सकता है मैं इसको वापस कर पाता, बट मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेता हूँ ये भी चल रहा है या नहीं चल रहा। देख लेगा, अभी तक इसने चलना भी स्टार्ट करा है, मैंने एक वीक डाली है, अगर ये नहीं चला तो भाई मैं पैसे तो वेस्ट करूंगा, चले जाऊंगा दुकानदार के पास, तो बच्चों ये डिफेक्टिव गुड्स बन जाएगा। क्यों? काम ही नहीं कर रहा। तो मैंने किसी से सामान खरीदा और वो सामान क्या हो रहा है? फटाफट बताओ, सामान खरीदा और वो सामान क्या हो रहा है? जल्दी से बताओ। रीजन में भी डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मतलब सही नहीं है, ये लेट डिलीवरी आई है, मुझे सामान की जरूरत थी 15 तारीख को, डिलीवरी आ रही है 20 तारीख, भाई मैं क्या करूंगा? सामान उधार खरीदा, डिलीवरी लेट है, और बताओ डिफरेंट साइज आ गया, मैंने टी-शर्ट्स मंगाई मीडियम साइज, भेज दी बंदे ने लार्ज साइज, भाई
मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कस्टमर कौन से वाले हैं, मीडियम वाले। मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई मीडियम वाली जो 500 ml वाली होती है, भेज दी उसने 2 लीटर वाली। भाई 2 लीटर वाली कौन खरीद रहा है, बताए ना आप लोगों को। डिमांड होती है हर चीज की। दुकान पे 2 लीटर वाली हफ्ते में एक बिकती होगी और 500 वाली क्या होती है सर, वो तो डेली बिक जाती है। बात आ रही, समझ नहीं आ रही। तो जब हम खरीदा हुआ माल क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, परचेज। क्या बोल देते हैं इसको, परचेज। तो बच्चों ऐसे शॉर्ट मैंने नोट्स बनवा दिए हैं आपके। अगर आप मुझे इतना भी बता दोगे तो भी सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारा पेपर इसी में से आएगा, लेकिन आपको इसका पता होना जरूरी है। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम भी है परचेज रिटर्न को हम किस नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। किस नाम से जानते हैं। अब हम सेल्स वगैरह समझ लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी पकड़ी है, तो उसको दूसरी जगह कर देंगे, ज्यादा बढ़िया है। तो गुड्स से कनेक्टेड वर्ड समझ में आ गए सब बच्चों को। बातों बातों में परचेज समझा दिया, परचेज रिटर्न समझा दिया, क्रेडिटर्स भी समझा दिया, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज समझा दिया। अब हम समझ लेते हैं गुड्स से रिलेटेड और टर्म्स है हमारे पास। बताइए कौन से टर्म है गुड्स से रिलेटेड और कौन से टर्म्स है, सेल्स है। गुड्स से रिलेटेड और कौन से टर्म्स है, सेल्स। तो सेल्स भी एक अकाउंटिंग टर्म है सर, आप लिख दो इसको। सेल्स एक अकाउंटिंग टर्म है used in accounts to for sale of goods, for sale of goods, that is yeah, it simply means, ऐसे नोट्स बनवाता हूँ बच्चों में, it simply means sales account is open, it simply means sales account is open। बताओ कब सेल्स अकाउंट ओपन होता है, सेल्स अकाउंट इज ओपन whenever goods are sold, whenever goods are sold on credit, sold। जब कभी भी हम सामान बेचते हैं, whenever we sell the goods, whenever we sell the goods, तो हम हमेशा कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बताओ प्यारे बच्चों, सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, सेल। तो सेल्स बेसिकली एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम यूज करते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल वर्ड आपने पहले भी सुना है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इसको अकाउंट से कनेक्ट करो। कई बार मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, या आप कहीं मान लीजिए कहीं गोलगप्पे खाने जाते हो, टिक्की वगैरह खाते हो, आपकी उससे बातचीत है थोड़ी बहुत, तो वो कहता है, वो अपने मुंह से बोलता है, भाई यार लॉकडाउन है ना, सेल बहुत कस्टमर नहीं आ रहे। होता है ऐसा ही नहीं होता, बारिश आ गई यार, आज बारिश आ गई, सेल बहुत कम हो गई। तो वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, सेल। सेल का मतलब क्या है, जो उसके पास आइटम है ना, वो जो आइटम है, उन आइटम को सेल करने के लिए, जितने भी उसके पास आइटम्स हैं, उन सारे आइटम्स को सेल करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करता है, सेल्स। तो सेल्स बेसिकली अकाउंटिंग टर्म है जो किस लिए हम यूज करते हैं, फॉर सेल ऑफ। जब कभी भी सामान बेचा जाता है तो बच्चों सारे सामान के लिए क्या कौन सा वर्ड यूज होता है, सेल्स। चाहे वो पराठे की दुकान थी पहले, अभी आप देखो यहाँ पर एक स्वीट्स खुला है, जय श्री करे किसी का, तो वो मिठाई बेच रहा है, लड्डू बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, सब कुछ, वो सारे के सारी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग किसके अंदर आ जाएगी, सेल्स। समझ में आ गया। तो सेल्स बेसिकली अकाउंटिंग टर्म है जो हम अकाउंट में यूज करते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स। व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड, बताओ व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे किताबों में, और कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स। और जब कभी भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गई। अब सेल्स हमारे पास कितने तरीके की है, फटाफट बताओ सारे बच्चे। सेल्स हमारे पास कितने तरीके की है, कैश सेल्स है, और एक हमारे पास कौन सी सेल है, फटाफट बताओ। कैश सेल होती है, और एक हमारे पास कौन सी सेल है, कैश सेल्स है, और एक हमारे पास क्रेडिट सेल है। कैश सेल है और एक क्रेडिट सेल है। बताइए जी, बताइए कैश सेल और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस है। सर जी, कैश सेल का मतलब है हमने सामान सेल करा और ऑन द स्पॉट क्या आ गया हमारे पास, पैसा। कैश सेल का मतलब क्या है, हमने सामान सेल करा, विद इन टाइम, टाइम से हमारे पास मतलब इमीडिएट पैसा आ जाना, या विद इन टाइम के अंदर पैसा आ जाना, नगद बिक्री बोल देते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। क्रेडिट सेल का मतलब है उधार बिक्री, मैंने सामान सेल करा और मुझे पैसा किसी लेटर डेट पर आएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेडिट सेल। ठीक है बच्चों। अब बिजनेस है, ध्यान से समझ लेना। बिजनेस जिन लोगों को या किसी अनदर बिजनेस को भी हो सकता है, किसी अदर बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं, सामान बेचते हैं। बिजनेस जिन लोगों को क्रेडिट सेल करता है, किस चीज की सेल करता है, गुड्स की करता है, या फिर क्रेडिट पे सर्विसेज भी दे देता है। मान लीजिए हमारा सर्विस बिजनेस है, तो प्यारे बच्चों ये जो लोग हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज डेटर्स। इनको क्या बोल देते हैं, डेटर्स।
तो डेटर्स वो लोग हैं जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। डेटर वो लोग हैं जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। मैं बिजनेस हूँ, मैंने किसी को उधार सामान बेचा, देखो मैं उसको नीचे रख रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज से समझो, उसको नीचे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं। जब मैंने किसी से उधार सामान खरीदा तो मैंने ऐसे समझाया वो मेरे सर पे कर्जा है, मुझे अगर इनसे पैसे लेने हैं तो मेरी एसेट है। एसेट का मतलब कल भी समझाया था, संपत्ति, इसके घर चले जाऊंगा पैसे लेने की, भाई पैसे देने के तुम मेरे से पड़ा हुआ है, या मैंने उसको सामान दिया, चलो सामान बेचा था, पैसे क्यों नहीं दे रहा, बात आ गई, समझ नहीं आ गई। तो बिजनेस जिन लोगों को उधार सामान देता है, बिजनेस जिन लोगों को क्या करता है, उधार सामान देता है या उधार सर्विसेज देता है, तो ये वाले लोग क्या कहलाते हैं, समझ में आ गया। और डेटर्स क्या बन जाती है हमारी जिंदगी से, बता पूछता हूं, डेटर्स हमारे सीधा लिखते हैं जिन्हें हम का मतलब है बिजनेस, जिन्हें हम उधार सामान या फिर सर्विसेज देते हैं। समझ में आ गई बात जी सर। जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनसे हमने क्या करने हैं, पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, तो मार्केट चलेगी क्या भाई, जिनसे हमें पैसे मिलेंगे। तो ये हमारे लिए करंट एसेट्स होती है। हमारे लिए कौन सी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो डेटर्स पता चल गया। अब डेटर से कनेक्टेड कुछ टर्म्स आएंगे, सोलवेंट, इंसॉल्वेंट, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर। सोलवेंट अच्छे लोग, सोलवेंट का क्या मतलब है, अच्छे लोग। अच्छे लोग का क्या मतलब है, मैंने किसी को उधार सामान बेचा, किसी से पैसे लेने हैं, उसके घर पैसे लेने गया, बंदे ने पैसा टाइम से दे दिया, कोई आनाकानी नहीं करी, कोई रोना धोना स्टार्ट नहीं करा, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। वो पर्सन वो आर कैपेबल टू पे देयर डेट्स, वो जो इस स्थिति में है कि अपना कर्जा टाइम से चुका सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। व्हाट इज इंसॉल्वेंट, मैं उसके पास पैसे लेने जा रहा हूँ, रोना धोना शुरू कर दे, काम धंधा नहीं चल रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, भैया बिजनेस तो कुछ है नहीं, ये सब चीजें बातें बोल रहा है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब बुरे लोग जो इस पोजीशन में नहीं है, वो आर नॉट इन अ पोजीशन टू क्लियर देयर डेट्स। और बच्चों कई बार हम उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, हम उन्हें कोर्ट में केस डाल देते हैं, फिर वो अपने आप को कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि हमारे पास तो सच में कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो फिर कोर्ट जितना डिसाइड करता है हमें उतने पैसे ही देने पड़ते हैं। हम किसी को जोर जबरदस्ती करके पैसे नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जान। क्या इंपॉर्टेंट होती है, जान। मैं किसी पे जोर जबरदस्ती करके उससे पैसे की डिमांड कर रहा हूँ, उस बंदे ने कल को सुसाइड कर लिया और मेरा नाम लिख दिया तो कौन फंस जाएगा। तो हमें किसी को प्रेशराइज नहीं करना होता है। इस पर इंडियन लॉ की बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लॉ है, कानून बना हुआ है, और जो इतने सारे कानून है, जैसे आप कल को पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, ऐसे आईपीसी के सेक्शंस होते हैं। अब आप रोड पे जा रहे हो, आप रोड पे जाते किसी को चाटा थोड़ी मार दोगे। अब तुम्हें डर है, किस चीज का डर है कि मैंने इसको छेड़ा, मैंने इसको चाटा मार दिया, मैंने इसको गाली दे दी, तो मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो पुलिस वालों के पास पावर कहां से आ रही है, पुलिस वालों को कहीं से ना कहीं से तो पावर मिल रही है। वो पावर हमें लॉ देता है, और लॉ कौन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, वो आपका आगे जाके लॉ सब्जेक्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आपको बिजनेस लॉ वगैरह पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और लॉ वगैरह करनी होगी तो आप 12th के बाद भी एलएलबी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो एक सेपरेट चीज है। तो सर आप कहां से कहां पहुंच गए, हां मैं इसलिए पहुंच गया इंसॉल्वेंट वाली बात बता रहा था। तो इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति जो अपना कर्जा देने की स्थिति में नहीं है, जो हाथ खड़े कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, जिसका दिवालिया निकल गया है, ठीक है। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब जो पैसा डूब गया, जो पैसा डूब गया। अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द डेट, जो मैंने इसको सामान बेचा था, इसमें से किसी की डेथ हो गई, पैसा नहीं है, डेथ हो गई, अब कहां से मिलेगा पैसा, भूल जाओ, नो स्कोप, बहुत कम चांस होते हैं, पैसा डूब गया। या फिर ऐसा करो कि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ, बात आ रही है, समझ से नहीं आ रही। कहां से, कोर्ट ने जब उसको दिवालिया घोषित कर दिया तो कोर्ट का डिसीजन तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो जो मेरा पैसा डूब जाता है, जो मेरा पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है जो पैसा डूब गया, जो पैसा डूब गया, यानी कि जो इरिकवर्ड है, जो हमें रिकवर नहीं हो पाया। अब एक बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है सर, जब डूबा हुआ पैसा वापस आ जाता है, जब डूबा हुआ पैसा वापस, उसको हम बोल देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने एक बैच पढ़ाया, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट था जो पूरे साल कहता रहा, सर प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, सर फीस नहीं दे सकता, कुछ दिक्कत है, ये है वो। चलो भाई कोई बात नहीं,
अब पूरे साल की उसकी फीस इकट्ठी हो गई 8,000, कितनों में फीस इकट्ठी हो गई 8,000। तो सबसे पहले तो वो मेरा डेटर बन गया, सबसे पहले तो वो मेरा क्या बन गया, डेटर, क्योंकि मैंने उसको क्या करा है, उधार सर्विसेज दी। बोलो भाई, अब मुझे उससे पैसे लेने हैं। अब मैं जब उसके पास में 31 तारीख को फोन मिला रहा, मार्च में फोन जा रहा है 2022 में, बंदा फोन नहीं उठा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई तो भूल जाओ, इससे कुछ पैसे वैसे मिलने वाले हैं। एक दिन फोन मिला है, किसी ने फोन उठाया, कह रहे सर, मैंने कहा भाई संजय बोल रहा हूँ, संजय क्लासेस से। कह रहा कौन संजय, मैंने जानता हूँ। तो मुझे थोड़ी और क्लैरिटी हो गई कि हाँ अब तो यहाँ से कोई पैसा मिलने का स्कोप है। मैंने क्या करा, उसको बैड डेट्स बुक कर दिया। मैंने 21-22 में जो ये वाला काउंटिंग पीरियड था, इसमें मैंने इसको क्या बुक कर लिया, बैड डेट्स। क्या बुक कर लिया इसको, बैड डेट्स। अब वो बच्चा भाई 12th में फिर आया हमारे पास, 11th उसकी क्लियर हो गई, 12th में बच्चा आया, कह रहा सर आपसे ही पढ़ना है। यार अच्छी बात है यार, अच्छी बात, पढ़ ले भाई, हम तो यहाँ बैठे किस लिए, पढ़ाने के लिए। फिर कहते हैं सर ऐसे ऐसे बात है, सॉरी मैं आपको 11th का पैसा नहीं दे पाया था, थोड़ी घर में प्रॉब्लम चल रही थी और लास्ट टाइम में कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाया था, इस तरीके से। कह रहा सर ये लो अपने पैसे, 11th की फीस पकड़ो। यार बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बच्चा यार तू। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं अगले साल यानी कि 22-23 में मुझे वो वाला पैसा मिल रहा है जिसको मैंने क्या मान लिया था, जिसको मैंने मान लिया तो डूब गया, नहीं मिलने वाला। नथुपुरा में एक दो बच्चे 15,000 रुपए लेने हैं, एक लड़की को पिछली बैच वाली है 1,500 रुपए लेने हैं, नहीं फोन ही नहीं उठा रहे बच्चों। ब्याज भी मैंने सुबह एक पेरेंट्स को फोन करा है, कौशिक से ही, 10th का बच्चा है 1,100 रुपए लेने हैं, फोन नहीं उठा रहे। बताओ ऐसा सिस्टम होता है। अब हम तो अपना काम कर सकते हैं, नहीं उठाएंगे तो एक कौशिक इनक्लेव में ही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, उनसे 20,000 रुपए लेना है, कौशिक में नॉन में ही बताओ। तो भाई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, अब तो उसको बैड डेट्स ही मान लिया, ठीक है ये नहीं मिलेगा हटाओ से। लेकिन कई बार बच्चा क्या होता है, पहले वाली फीस हमें क्या कर देता है, पे कर देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स। क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स। देखो एग्जांपल इसलिए दिए जाते हैं कि प्रैक्टिकली आप चीजों को कनेक्ट कर सको कि हमारा अकाउंट सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको आसपास घूमता हुआ दिखाई दे। बाकी और सब्जेक्ट आपको कितना कनेक्ट कर पा रहे हो वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो बिल्कुल सर सारी चीजें दिख रही है, गुड्स क्या है, परचेजेस क्या है, सब चीज समझ में आ गई बात। इसको आप नोट